हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। तो आज हम 22 सितंबर का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है, बिहार फ्लैगशिप स्कीम गेव टैप वाटर टू पुअर एंड कॉन्ट्रैक्ट्स वर्थ 53 करोड़ टू डिप्टी सीएम्स फैमिली। तो पहले हम स्कीम देखते हैं। तो बिहार की टैप वाटर स्कीम है, उसका नाम है हर घर नल का जल, और इस स्कीम ने लगभग 152.16 लाख टैप वाटर कनेक्शंस प्रोवाइड किए थे। और बिहार ने बहुत अच्छा भी परफॉर्म किया है टैप वाटर कनेक्शंस प्रोवाइड करने के लिए। सेंटर की भी एक स्कीम चलती है टैप वाटर कनेक्शंस प्रोवाइड करने की, जिसका नाम है जल जीवन मिशन, और उसमें भी लगभग 8.44 लाख कनेक्शंस प्रोवाइड किए गए हैं। तो दिस इज सेपरेट फ्रॉम द 8.44 लाख कनेक्शंस प्रोवाइडेड अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट जल जीवन मिशन एंड 2.32 लाख कनेक्शंस थ्रू द नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम। लेकिन बिहार की जो खुद की स्कीम है उसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों को टैप वाटर कनेक्शंस प्रोवाइड किए गए थे। लेकिन अब यहाँ पर ये बात पता चल रही है कि टैप वाटर कनेक्शंस प्रोवाइड करने के जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो डिप्टी सीएम की फैमिली को दिए गए थे और उनके डिस्टेंट रिलेटिव्स को दिए गए थे। तो बिहार showpiece scheme to ensure drinking water for the poor through taps right at their homes, Har Ghar Nal Ka Jal, launched by Chief Minister Nitish Kumar exactly 5 years ago, is a success on many counts। कि इसने लगभग 95% टारगेट को बेनिफिशियरी प्रोवाइड करा दिए गए थे। जो भी बेनिफिशरीज थे उनको टैप वाटर कनेक्शंस मिल गया था। लेकिन अब इंडियन एक्सप्रेस ने इन्वेस्टिगेशन किया, जिससे ये पता चला है कि यहाँ पर डिप्टी सीएम की फैमिली को सारे कॉन्ट्रैक्ट्स मिले थे, लगभग 53 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट्स मिले थे। आगे चलते हैं। एसपीएम हेड्स टू यूएस। अब जो प्राइम मिनिस्टर वो वॉशिंगटन जा रहे हैं। इससे पहले जो फॉरेन सेक्रेटरी की मीटिंग्स भी हुई थी, तो यहाँ पर फॉरेन सेक्रेटरी ने ये बात बोली है, जो ऑकस है ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस का जो ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पैक्ट है, उससे क्वाड पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। तो क्वाड में 4 कंट्रीज हैं, जापान, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। So a day before Prime Minister Narendra Modi leaves for the US to attend the first in-person Quad Leaders Summit and meet US President Joe Biden, India, in its first reaction to the Australia-UK-US deal, said the two are not groupings of a similar nature। तो यहाँ पर इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी का ये कहना, जो ऑकस है और जो क्वाड है, दोनों बिल्कुल अलग तरीके की ग्रुपिंग्स हैं। जो इंडिया है वो ऑकस का पार्ट नहीं है, लेकिन इंडिया क्वाड का पार्ट है। अब ये कैसे अलग हैं? तो जो ऑकस है वो सिक्योरिटी अलायंस है, लेकिन जो क्वाड है वो प्लूरिलेटरल ग्रुपिंग ऑफ लाइक माइंडेड कंट्रीज दैट हैव अ शेयर्ड विजन ऑफ देयर एट्रीब्यूट्स एंड वैल्यूज। तो जो क्वाड है वो अलग है और ऑकस बिल्कुल अलग है। तो ये हम ना सोचे जो ऑकस है वो इम्पैक्ट डालेगा कुछ क्वाड पे, तो क्वाड पे उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला है। तो अभी ऑस्ट्रेलिया ने एक न्यू ट्राइलेटरल सिक्योरिटी अलायंस साइन किया था इंडो पैसिफिक के लिए, फॉर द इंडो पैसिफिक, और चाइना की जो ग्रोइंग असर्टिवनेस है साउथ चाइना सी में, उसको काउंटर करने के लिए। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स मिलने वाली है इस ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पैक्ट के अंतर्गत। अब यहाँ पर नेक्स्ट न्यूज़ चलते हैं। जो सार्क हैं, तो मिनिस्टर्स मीट कॉल्ड ऑफ एट्स पाकिस्तान वांट्स तालिबान एट टेबल। तो साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन की मीटिंग होने वाली थी फॉरेन मिनिस्टर्स की, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान चाहता था कि तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर को भी यहाँ पर इन्वाइट किया जाए, लेकिन सारे कंट्रीज उसके अगेंस्ट हो गए, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन पाकिस्तान फिर मानने को तैयार नहीं था, और इसके चलते जो सार्क की मीटिंग है वो एक बार फिर से कैंसिल हो गई। जो सार्क है वो ग्रुप बना तो था रीजनल कॉर्पोरेशन के लिए, लेकिन उसके बाद भी सार्क का कोई आउटकम नहीं निकल कर आ पाया है अब तक। आपको सार्क के मेंबर्स पता होने चाहिए। तो द सार्क फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग विच वॉज प्लान टू be held on the sidelines of the UN General Assembly session in New York this week has been called off over अफगानिस्तान पार्टिसिपेशन। तो यहाँ पर अफगानिस्तान पार्टिसिपेशन जो चाहता था, अफगानिस्तान का पार्टिसिपेशन और पाकिस्तान, और जिसके तहत क्या हुआ, ये मीटिंग कैंसिल हो गई है। बाकी कंट्रीज तैयार थी कि आप अशरफ घनी की रिजीम से किसी को बुला सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान चाहता था नहीं, तालिबान का ही रिप्रेजेंटेटिव हो, इस वजह से ये जो पूरी मीटिंग है कैंसिल हो गई है। अब हम आगे चलते हैं। कर्नाटका पासेस बिल टू प्रोटेक्ट रिलीजियस स्ट्रक्चर्स। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग पास की थी ये कहते हुए कि जो भी इलीगल इंक्रोचमेंट हो रखी है गवर्नमेंट लैंड और पब्लिक प्लेसेस पे, तो वो इलीगल इंक्रोचमेंट का डिमोलिशन हो। तो उसमें कुछ रिलीजियस स्ट्रक्चर्स का भी डिमोलिशन हो गया, तो वहाँ पर लोग प्रोटेस्ट करने लग गए। तो कर्नाटका ने एक बिल पास किया है कि पब्लिक लैंड पर अगर कोई रिलीजियस स्ट्रक्चर है तो उसे डिमोलिश ना किया जाए। तो फॉलोइंग डेज ऑफ फ्यूरॉर ओवर द डिमोलिशन ऑफ अ टेम्पल इन मैसूरू ऑन September 10 आइडेंटिफाइड एज इलीगल कंस्ट्रक्शन। तो एक टेम्पल माना गया था, एक पता चला था कि इलीगल कंस्ट्रक्टेड है। तो कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक बिल पास किया है ये कहते हुए कि कोई भी रिलीजियस स्ट्रक्चर है तो उसे प्रोटेक्ट किया जाएगा, भले ही वो इलीगल ही क्यों ना हो। तो इट ऑल्सो ब्लेम्ड ओवर एंथुजियास्टिक ऑफिशियल्स फॉर द मैसूर डिमोलिशन। तो इन्होंने बोला है कि ऐसा मैसूर में ये जो डिमोलिशन हुआ है ये टेम्पल का नहीं होना चाहिए था। ऑपोजिशन पार्टीज ये कोशिश कह रहे हैं कि ये लेजिस्लेशन जो आया है वो बिना ऑपोजिशन की उससे आया है। द टेम्पल जो है नंजानगुड़ एरिया ऑफ मैसूर में लोकेटेड है, तो उसको डिमोलिश कर दिया गया था क्योंकि हाई कोर्ट ने ये डायरेक्शंस दिए थे कि कोई भी अगर इलीगल रिलीजियस स्ट्रक्चर भी है तो उसे भी डिमोलिश कर दिया जाए। तो चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई जो कि अभी नए चीफ मिनिस्टर बने हैं, द बिल स्टेटेड इट्स पर्पस एज प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजियस कंस्ट्रक्शन, कि कोई भी रिलीजियस कंस्ट्रक्शन उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जाएगी। जो जिस दिन ये एक्ट आया है उससे
पहले जो भी है, तो द प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजियस कंस्ट्रक्शन ऑन अ पब्लिक प्लेस कंस्ट्रक्टेड बिफोर द डेट ऑफ दिस कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट कम्युनल हार्मनी, कि कम्युनल हार्मनी प्रोटेक्ट है। अब यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो अपना लैंड तक देने को तैयार है, लोगों के सेंटीमेंट्स हर्ट ना हो उसकी वजह से। तो बम्बई सेट सिंस द सुप्रीम कोर्ट इशूड ऑर्डर्स इन 2009 फॉर रिमूवल ऑफ इलीगल रिलीजियस स्ट्रक्चर्स फ्रॉम पब्लिक प्लेसेस, लेकिन अब हमने एक्ट पास कर दिया, उसके तहत क्या होगा कि इससे पहले जो भी हुआ है उसको नहीं माना जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर जो अफगानिस्तान से डर था कि अफगानिस्तान है वो ओपियम प्रोडक्शन करता है, ओपियम का ट्रेड करता है, तो इंडियन में भी ये जो ड्रग्स हैं वो बढ़ जाएंगे, तो इसका एक हमें इंस्टेंस देखने को मिला है। तो द हेरोइन बिलीव्ड टू बी फ्रॉम अफगानिस्तान वाज डिस्कवर्ड एट मुंद्रा पोर्ट, तो जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के मुंद्रा पोर्ट पे लगभग 3000 किलोग्राम हेरोइन जो है जब्त की गई है। तो ये अफगानिस्तान से आ रही थी ऐसा सस्पेक्ट किया जा रहा है। यहाँ पर हम आगे चलते हैं। अब ये जो बिल है कर्नाटका के, उसमें रिलीजियस स्ट्रक्चर को, सारे रिलीजियस स्ट्रक्चर को इंक्लूड किया गया है, टेम्पल, चर्च, मॉस्क, गुरुद्वारा, बौद्ध विहार। तो ऐसा नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के रिलीजियस स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट किया जाएगा, सारी कम्युनिटी के रिलीजियस स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट किया जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर एक नजफगढ़ झील है जो कि वेटलैंड है। अब ये जो वेटलैंड है ये हरियाणा और दिल्ली के बीच में आता है, तो ट्रांस बाउंड्री वेटलैंड है। तो अब यहाँ पर डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि इसका जो भी रेनोवेशन का काम होगा वो कौन सी गवर्नमेंट करेगी, और उसकी वजह से अभी भी इसका रिवाइवल नहीं हो पा रहा है। तो आपको ये पता होना चाहिए बस कहाँ पर है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। अब टू कट कोल थर्मल प्लांट्स टोल्ड टू यूज़ पेडी स्ट्रॉ पैलेट्स टू। अब आपको ये पता है कि अभी विंटर्स आ रहे हैं तो दिल्ली में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, और पोल्यूशन का एक सिग्निफिकेंट फैक्टर ये भी है, जो पंजाब और हरियाणा है वहाँ पर क्या होता है, जो स्टबल बर्निंग होती है, स्टबल बर्निंग के कारण जो दिल्ली में भी पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस फार्म फायर्स को कैसे कम किया जाए, वो ऐसे जो ये स्ट्रॉ के पैलेट्स होंगे उनको यूज़ किया जाएगा कोल के साथ। तो टू मिनिमाइज फार्म फायर्स एंड इम्प्रूव एयर क्वालिटी इन द कैपिटल, सेंट्रल गवर्नमेंट पैनल, अब सेंट्रल गवर्नमेंट पैनल ने डिसाइड किया है कि जो भी दिल्ली के 300 किलोमीटर रेडियस में थर्मल पावर प्लांट्स हैं वो लगभग 5 से 10% बायोमास फ्यूल को भी यूज़ करेंगे कोल कंजम्पशन के साथ साथ। तो इससे क्या होगा, ये जो स्ट्रॉ है ये यूज़ हो जाएगा इन द थर्मल पावर प्लांट्स और फायरिंग कम होगी। तो टू इनिशिएट इमीडिएट स्टेप्स टू को फायर बायोमास based pellets, torrefied pellets, briquettes with coal in the power plants through a continuous and uninterrupted supply chain। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो स्टेबल बर्निंग है उसका इशू कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी जैसे पूसा इंस्टीट्यूट ने बनाया है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आप एक जगह नोट करते जाओ कि स्टेबल बर्निंग को कैसे कम किया जा सकता है। तो ये वाला भी आप एक फैक्टर बता सकते हो कि कैसे को फायरिंग कर सकते हैं जो स्ट्रॉ बेस्ड पैलेट्स हैं उनके साथ। आगे चलते हैं हम। अब यहाँ पर कस्तूरी रंगन लेड पैनल बनाया गया है जो एनसीईआरटी बुक्स को रिवाइज करने के लिए। इससे पहले जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके पैनल को भी हेड कस्तूरी रंगन ने ही किया था। तो द गवर्नमेंट टुडे इनिशिएटेड द प्रोसेस टू रिवाइज द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स विच आर टॉट इन सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स। इससे पहले जो 12 मेंबर नेशनल स्टीयरिंग कमेटी थी इसरो चीफ के कस्तूरी रंगन द्वारा वो भी हेड की गई थी। उन्होंने जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का था उसका ड्राफ्ट तैयार किया था। अब बेसिकली कोशिश करें कि जो भी अनएक्यूरेटेड फैक्ट्स हैं, इनएक्यूरेट फैक्ट्स हैं, तो उनको चेंज करा जाए। ये सारी बातें तो वो जब होगा हमें पता चल जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि केरला के एक बिशप है, काफ़ी दिन से न्यूज़ आ रही है लेकिन मैंने पढ़ाई नहीं। केरला के एक बिशप, उन्होंने एक टर्म यूज़ किया नारकोटिक जिहाद। तो जैसे लव जिहाद को ऐसे डिफाइन किया जाता है, जो मुस्लिम लोग हैं वो कैसे नॉन मुस्लिम लोगों को, नॉन मुस्लिम विमेन को ल्योर करते हैं और उनका रिलीजन कन्वर्ट करा देते हैं, तो वैसे ही नारकोटिक जिहाद है कि जैसे जो नॉन मुस्लिम लोग, जो मुस्लिम्स हैं वो कैसे नॉन मुस्लिम लोगों को ड्रग्स का शिकार बनाते हैं। तो ये सारी बातें हैं। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हम एक बार देख लेते हैं क्योंकि ये टर्म काफ़ी दिनों से न्यूज़ में था। तो इन एन अपरेंट रेफरेंस टू कैथोलिक बिशप जोसेफ controversial claim that narcotics jihad is spoiling the life of non-Muslims, particularly the youth। अब इन्होंने बिशप ने ये क्लेम किया है जो ड्रग्स हैं वो क्या करते हैं, जो मुस्लिम वेंडर्स होते हैं वो आइसक्रीम पार्लर्स में आइसक्रीम्स में डाल देते हैं, होटल्स में डाल देते हैं जूस कॉर्नर्स जो कि हार्डकोर जिहादी द्वारा रन किए जाते हैं। तो यहाँ पर अब बेसिकली जो केरला के चीफ मिनिस्टर, उनका बयान आ गया इस बात पर कि एजुकेशन से ही हम ये सारी चीज़ें दूर कर सकते हैं। ये सारे जो मिसकंसेप्शन है कि अगर कोई सोशल इविल है तो आप उसको कम्युनल कलर नहीं दे सकते। अगर ड्रग्स की प्रॉब्लम है, नारकोटिक्स की प्रॉब्लम है, तो आप उसको कम्युनल कलर नहीं दे सकते हो। ये सिर्फ एक कम्युनिटी की वजह से नहीं है, ये सारी कम्युनिटी की वजह से। आगे चलते हैं। क्राइसिस एट अ चाइनीज़ जायंट। तो यहाँ पर चाइना की एक रियल एस्टेट कंपनी है एवरग्रांड, जिसकी लाइबिलिटीज़ लगभग $305 बिलियन हो चुकी है और ये डर है कि इसकी वजह से कोई फाइनेंशियल क्राइसिस ना आ जाए। तो जब लेहमैन ब्रदर्स कोलैप्स हुए थे 2008 में, जिसकी वजह से ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी, तो उनका जो लाइबिलिटीज़ थी वो लगभग $619 बिलियन थी। और यहाँ पर जो चाइना की एवरग्रांड है उसकी लाइबिलिटीज़ $305 बिलियन है। तो इसकी वजह से भी
जो फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकती है, ऐसा प्रेडिक्ट किया जा रहा है। The possibility that the fall of one of the largest property developers in the country where nearly 3/4 of household wealth is locked up, तो यहाँ पे बहुत दिक्कत आ सकती है अगर ऐसा हुआ तो। अब जो एवरग्रांडे है वो 1996 में फाउंड की गई थी। सबसे पहले उन्होंने बॉटल्ड वाटर बेचना शुरू किया, फिर पिग फार्मिंग के बिजनेस में आए। चाइना की टॉप प्रोफेशनल फुटबॉल टीम को भी ये ओन करते हैं। लेकिन अभी कुछ टाइमों से जब रियल एस्टेट बूम हुआ तब तो ये जो कंपनी है इसका भी काफ़ी बूम हुआ। फिर चाइना की इकोनॉमिक रिकवरी हुई तो उसमें भी इस कंपनी ने काफ़ी प्रॉफिट किए। लेकिन अभी क्या हुआ, पिछले कुछ टाइम से चाइना के रेगुलेटर ने क्या किया है कि सेक्टर्स पे क्रैकडाउन करना शुरू किया है, जिसमें डिजिटल इकोनॉमी और एजुकेशन जैसे सेक्टर्स थे। तब जब प्रॉपर्टी डेवलपर्स में इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तब ये बात पता चली जो एवरग्रांडे है उसकी लाइबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो इसको काउंटर करने के लिए एवरग्रांडे ने अपने बिजनेस को थोड़ा सेल ऑफ करना शुरू किया कि थोड़ा इंटरेस्ट पे कर सके और लाइबिलिटीज़ थोड़ी कम दिखे। लेकिन उसके बाद भी ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि कोविड-19 के बाद क्या हुआ, जो लोग हैं लोगों के पास कैश की कमी हो गई थी, तो वैसे भी वो घर नहीं खरीद रहे थे, तो जो कैश फ्लोज है वो कम हो गए इस कंपनी के कारण। उसके बाद इनकी लाइबिलिटीज़ उजागर हुई कि इनके पास कितनी ज़्यादा लाइबिलिटीज़ हैं। जो कंपनी की लाइबिलिटी वो लगभग $300 बिलियन है। अगर चाइना की जीडीपी से कंपेयर करो तो लगभग चाइना का 2% का जीडीपी है। तो अगर ऐसा कुछ हुआ, अगर चाइना में कोई डोमेस्टिक क्राइसिस आई तो वो फाइनेंशियल क्राइसिस में भी कन्वर्ट हो सकती है। अब इससे सिस्टेमिक रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। अब इम्पैक्ट क्या हो सकता है मार्केट या वेल्थ पे, तो इसका इम्पैक्ट हमें इंडिया के स्टॉक मार्केट पर देखने को मिल रहा है। जो इंडिया का सेंसेक्स था उसमें भी वो भी प्लंज हो गया था। इसके अलावा जो इंडिया की बाइंड आयरन और एक्सपोर्ट्स है जो कि हम चाइना को एक्सपोर्ट करते हैं उसमें भी कमी देखने को मिल सकती है। तो एवरग्रांडे की क्राइसिस है। इसके अलावा एक और कंपनी में क्राइसिस देखने को मिल रही है, उसका नाम है हुआरोंग और इसकी भी लाइबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, लगभग $240 बिलियन की लाइबिलिटीज़ है। तो यहाँ पर चाइना के हमें 2 ऐसे कॉन्ग्लोमरेट्स दिख रहे हैं जिनकी लाइबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अब इनके लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है कि चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी इनको बेल आउट करे। अगर इनको बेल आउट नहीं करेगी तो इससे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकती है। आगे हम चलते हैं। आपको ये पता होगा एक स्पेनिश फ्लू आया था लगभग 1918 में। तो अब जो कोविड-19 का डेथ टोल है उसने स्पेनिश फ्लू को क्रॉस कर दिया है। तो कोविड-19 हैज नाउ क्लेम्ड मोर लाइव्स इन द यूएस देन द 1918 पैंडेमिक ऑफ व्हाट इज कॉमनली रेफर्ड टू एज द स्पेनिश फ्लू। तो यहाँ पर डेटा दिया हुआ है कि जो 1918 फ्लू था उससे लगभग 6,75,000 का एस्टिमेटेड टोल था। लेकिन अब कोविड-19 से जो एस्टिमेटेड टोल हो चुका है यूएस में वो 6,76,000 हो चुका है। आगे हम चलते हैं। जो 1980 का स्पेनिश फ्लू था वो फर्स्ट रिपोर्ट हुआ था मैड्रिड से, लेकिन ऐसा माना जाता है वो ओरिजिनेट नहीं हुआ था स्पेन में, वो कहीं और ओरिजिनेट हुआ था। तो अभी ये क्लियर नहीं है कहाँ ओरिजिनेट हुआ था। अब जो असम गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, वो 2500 राइनो के हॉर्न्स को जला रही है। तो वो ऐसा क्यों कर रही है ये हम देखते हैं। तो असम विल मार्क वर्ल्ड राइनो डे। तो 22 सितंबर को वर्ल्ड राइनो डे होता है, तो उसको असम वाले लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, 2500 जो हॉर्न्स है वन हॉर्न राइनोसोरस के उसको वो जलाएंगे। अब वो ऐसा क्यों जला रहे हैं, सबसे पहले आपको काजीरंगा नेशनल पार्क पता होना चाहिए, असम में है, वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए काफ़ी फेमस है। एक मिथ बना हुआ है जो राइनो के हॉर्न्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, एलिमेंट्स को करने के लिए होते हैं, एफ्रोडीसियक की तरह काम करते हैं। तो इस मिथ को बस्ट करने के लिए वो ये जलाकर ये बता रहे हैं लोगों को कि ये जो वन हॉर्न राइनोसोरस है इसका जो वन हॉर्न है इसकी कोई भी ऐसी ट्रेडिशनल वैल्यू नहीं है, तो इसकी पोचिंग और स्मगलिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हाउएवर इन द इलीगल मार्केट सच हॉर्न्स कैन फेच अ हाई प्राइस। अब जैसे चाइनीज़ मेडिसिन में बिलीव किया जाता है कि इससे बहुत सारे एलिमेंट्स का क्योर हो सकता है, फ्रॉम कैंसर टू हैंगओवर्स, और एफ्रोडीसियक की तरह भी काम करते हैं। तो जिसकी वजह से वन हॉर्न राइनोसोरस के जो हॉर्न है उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इसके कारण उसकी इलीगल स्मगलिंग होने लगती है। अब जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ऐसा कर सकते हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ हॉर्न्स कर सकते हैं। अब जो साइट्स है कन्वेंशन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज जिसमें स्मगलिंग बैन है लेकिन उसके बाद भी सेल किए जाते हैं हॉर्न्स को, तो यहाँ पर गवर्नमेंट इस मिथ को बस्ट करने की कोशिश कर रही है। इसलिए जानबूझ के वो एक क्लियर कट मैसेज भेजने की कोशिश कर रही है ये हॉर्न्स को जलाकर कि इसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती। अब ये हॉर्न्स थे कहाँ, तो ये ट्रेजरीज में रखे हुए थे। तो कोई भी जो राइनो होता है वो नेचुरल कॉज की वजह से मर जाता है या तो पोचिंग की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। तो जो मांस होता है कॉम्पैक्टेड हेयर का, बेसिकली आप हॉर्न देख सकते हैं, तो जो मांस होता है कॉम्पैक्टेड हेयर का उसको ट्रेजरी में रख लेते हैं, लेकिन वो ट्रेजरी में भी धीरे धीरे डिकम्पोज होता रहता है। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर डिसाइड किया कि अब हम क्या करते हैं, इन हॉर्न्स को जला देते हैं और लोगों में इसका मिथ भी बस्ट हो जाएगा। जो IUCN रेड लिस्ट में इससे पहले वन हॉर्न राइनोसोरस एंडेंजर्ड था लेकिन अब फाइनली वल्नरेबल हो गया है। अब कितनी पॉपुलेशन हम देख लेते हैं। तो 2008 में मार्च में पॉपुलेशन काउंट की गई थी जिसमें ये पता चला था जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वहाँ पर पॉपुलेशन 2413 है, ओरांग में 101 है, पवित्रा में 102 है, इसके अलावा मानस नेशनल पार्क में 43 हैं। आगे चलते हैं। द केस अगेंस्ट नीट। अब ये नीट एग्जाम काफ़ी दिनों से न्यूज़ में, तो हम देख लेते हैं। अब जो इंडिया है वो फेडरल कंट्री है,
लेकिन एजुकेशन जो हमारे कॉन्फ्रेंट लिस्ट में आता है। तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्ट्रीब्यूट्स द लेजिस्लेटिव फील्ड ऑफ एजुकेशन बोथ अमंग द स्टेट्स एंड द यूनियन। लेकिन इसके अलावा जो स्टैब्लिशमेंट, रेगुलेशन और वाइंडिंग होगी यूनिवर्सिटी का, ये एक्सक्लूसिव स्टेट सब्जेक्ट है। पार्लियामेंट के पास कोई पावर नहीं है इसको लेकर कि अगर आपको इस्टेब्लिशमेंट करना है, रेगुलेशन करना है, वाइंडिंग अप करना है, तो ये एक्सक्लूसिव सब्जेक्ट है स्टेट का। स्टूडेंट्स को अगर किसी यूनिवर्सिटी में एडमिट करना है, अपॉइंटमेंट करना है टीचर फैकल्टी का, तो ये सब कुछ रेगुलेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी में आता है, ये यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है। अब यहाँ पर एक लाइन ये बोली गई, जो कोऑर्डिनेशन और डिटर्मिनेशन स्टैंडर्ड्स का कि हायर एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स कैसा रहेगा, वो यूनियन का एक्सक्लूसिव फील्ड है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर एक्सक्लूसिव फील्ड देखा, जो स्टैब्लिशमेंट, रेगुलेशन और वाइंडिंग अप यूनिवर्सिटी है, वो एक्सक्लूसिव फील्ड स्टेट सब्जेक्ट का है। लेकिन हायर एजुकेशन में कैसे स्टैंडर्ड्स डिटरमाइन होंगे, उसका एक्सक्लूसिव फील्ड यूनियन के पास है। लेकिन यूनियन का ये जो फील्ड है उसमें उसको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा स्टेट्स के साथ। तो वर्ड कोऑर्डिनेशन डज नॉट मेयरली मीन इवैल्यूएशन बट ऑल्सो हार्मोनाइजिंग रिलेशनशिप फॉर कंसर्टेड एक्शन। इसका मतलब ये है कि यूनियन अगर कोई भी एक्शन ले रहा है तो वो स्टेट से कंसल्ट करेगा। अगर वो ऐसा कंसल्ट नहीं करता है तो विदाउट सच कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट्स इन ट्रीटिंग देम एज इक्वल पार्टनर, द यूनियन कांट डिसाइड द स्टैंडर्ड्स बाय इटसेल्फ। अगर वो नहीं कंसल्ट करता है तो वो सिर्फ अपने बेसिस पर कोई भी स्टैंडर्ड डिसाइड नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर 1984 में यहाँ पर तमिलनाडु ने एक सीईटी एग्जाम कराना शुरू किया था मेडिकल इंस्टीट्यूशन और इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन के लिए। फिर उसके बाद क्या किया था, तमिलनाडु ने सारे जो भी एग्जाम्स हैं उनको हटा दिया गया था, एबॉलिश कर दिया गया था, और बेसिकली ये बोला गया था कि 12th के मार्क्स पे एडमिशन होंगे, भले ही वो इंजीनियरिंग कॉलेज हो या मेडिकल कॉलेजेस हो। लेकिन 1997 में यूनियन गवर्नमेंट ने बोला कि जो भी मेडिकल कॉलेजेस इंस्टीट्यूशंस होंगे उसमें वो कंट्रोल करेगी एडमिशन को, और उसके बाद नीट को लेकर आया गया। तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा एडमिशन के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में रूल किया था, जो एमसीआई है और जो डीसीआई है उनके पास ऐसी कोई पावर्स नहीं है कि वो रेगुलेट कर सके जो भी एडमिशन है मेडिकल कॉलेजेस में उसको। फिर क्या हुआ उसके बाद, अभी जो एजुकेशन है वो कॉन्करेंट सब्जेक्ट है, जो नीट है वो मैंडेट कर दिया गया विदाउट इवन गिविंग एनी नोटिस टू द स्टेट्स। तो नीट को मैंडेट कर दिया गया बिना स्टेट्स को कोई भी नोटिस दिए। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, स्टेट पर जो डिसीजन है वो थोपा जा रहा है, स्टेट से कंसल्ट नहीं किया गया। अब यहाँ पर ऑथर ने बोला, ये जो ऑथर है बेसिकली ये जो तमिलनाडु ने पैनल बनाया था कि नीट की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ा है रूरल और इकोनॉमिकली जो वीक बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं उनके एडमिशन में मेडिकल कॉलेजेस में, तो ऑथर ने उस कमेटी को हेड किया था। तो लॉज आर मेड फॉर द पीपल, तो जो लॉज हैं वो लोगों के लिए बनते हैं, तो लोग लॉ के लिए नहीं बनते। तो अगर किसी भी लॉ का आउटकम नहीं मिल रहा तो आप उस लॉ को हटा दो। तो लॉ हैज़ टू बी चेंज टू इंश्योर द डिजायर्ड आउटकम। अब यहाँ पर स्टडी की गई थी बाय द ऑथर, जिसमें ये पता चला है कि नीट की वजह से जो क्लास 12th के बच्चे मेडिकल कॉलेजेस में जाते हैं वो बहुत कम हो चुके हैं। तो क्लास 12th के बाद बच्चों को लगभग 2-3 साल की कोचिंग करनी पड़ती है, उसके बाद वो किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले पाते हैं। तो इसकी वजह से जो फर्स्ट जनरेशन स्टूडेंट्स हैं उनको नीट क्लियर करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो जो वेल्दी और पावरफुल लोग हैं उन्होंने नीट प्रोसेस को कैसे रिग्ड कर दिया है, क्योंकि उनको पता है कि 3-4 साल के अपने बच्चे को कोचिंग कराएंगे, और वो अपने बच्चे को इतना टाइम दे भी पाते हैं कि उनके बच्चे 3-4 साल कोचिंग करने के बाद किसी मेडिकल कॉलेज में चले जाएं। लेकिन कोई रूरल बैकग्राउंड का बच्चा है, उसके पेरेंट्स जो है वो 3-4 साल की कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उसके लिए। तो कंडक्टिंग नीट एंड नेक्स्ट, इसके अलावा नेक्स्ट एग्जाम की भी बात की गई थी। आपको पता होगा कि अगर आप का वो जो आपका एमबीबीएस पूरा हो जाता है तो उसके बाद आपको एक नेक्स्ट एग्जाम देना पड़ता है। तो ऑथर ने बोला नीट और नेक्स्ट ये दोनों एग्जाम जो हैं इसमें आप क्या कर रहे हो, आप रूरल बैकग्राउंड के बच्चों को बाहर कर रहे हो। तो दैट अमाउंट्स टू ऑल्सो द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो पब्लिक हेल्थ, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरीज ये स्टेट सब्जेक्ट है। तो अगर पब्लिक हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है तो जो डॉक्टर्स अपॉइंट करेंगे वो भी तो स्टेट करेगा। तो स्टेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दो कि वो ऐसे डॉक्टर्स बना सके कि वो वहाँ पर अपॉइंट कर सके। अब देयरफॉर देयर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट टू इंश्योर क्वालिटी पब्लिक हेल्थ इवन इन द रिमोट विलेजेस। अब जो हेल्थ सब्जेक्ट है वो स्टेट में आता है, तो जो पब्लिक हेल्थ प्रोवाइड करनी वो भी स्टेट को प्रोवाइड करनी। तो स्टेट को ऐसे डॉक्टर्स की भी जरूरत है। तो स्टेट ऐसे डॉक्टर्स तभी तो बना पाएगा जब वो डॉक्टर्स को मेडिकल कॉलेजेस में भेज पाएगा, बच्चों को मेडिकल कॉलेजेस में भेज पाएगा। अब नीट की वजह से क्या हो रहा है, जो रूरल बैकग्राउंड से बच्चे हैं वो नीट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन ले ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो नीट क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। वो अगर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाएंगे तो मेट्रोपॉलिटन के बच्चे मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन ले रहे हैं, और जो मेट्रोपॉलिटन के बच्चे होते हैं वो रूरल एरिया में जाकर काम करना चाहते ही नहीं है। तो एवरी स्टूडेंट एंटरिंग मेडिकल कॉलेज डज नॉट बिकम एन एक्सपर्ट इन देयर फील्ड। अब कॉन्सिक्वेंस क्या है नीट का, कि इसकी वजह से जो डेडिकेटेड डॉक्टर्स हैं जो रिमोट एरिया में सर्व करें उनकी बहुत ज़्यादा कमी हो गई, क्योंकि नीट वही बच्चे क्लियर कर रहे हैं जो कि मेट्रोपॉलिटन सिटी से आते हैं, क्योंकि उनके पास कोचिंग का एक फैक्टर रहता है, वो कोचिंग कर सकते हैं। तो
तो इफ़ द एडमिशन ऑफ स्टूडेंट्स कंटिन्यूज टू बी डन बेस्ड ऑन द नीट, अगर नीट के बेसिस पे ही एडमिशन होता रहा तो इंडिया वापस से प्री इंडिपेंडेंस एरा में चला जाएगा पब्लिक हेल्थ के, जहाँ पे डॉक्टर्स की बहुत कमी होती थी रिमोट एरियाज में। तो यहाँ पर सिर्फ मेट्रोपॉलिटन एरिया में ही आप हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करा पाएंगे, फिर रूरल एरिया में तो कभी प्रोवाइड ही नहीं करा पाएंगे। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर जो आर्टिकल है सेकेंड, स्लिपिंग ऑन ग्राउंड। तो यहाँ पर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के पास छत्तीसगढ़ में एक ये टास्क होता है कि वहाँ पर जो नक्सलिज्म है वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो उसको वीड आउट करने की बात होती है, तो वो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ऑथर ने बोला यहाँ पर दो प्रॉब्लम्स है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अभी ये ऐसा पता चला है, तो द लेटर अगेंस्ट एन एडवर्सरी दैट कंसिस्ट ऑफ इंडियन सिटीजन्स ऑफन डीपली कनेक्टेड टू लोकल जोग्राफी। अब जो सीआरपीएफ है उनको लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट के साथ जब भी उनकी फाइट होती है तो वहाँ पर क्या होता है, जो वहाँ के नक्सलाइट्स होते हैं उनको वहाँ की जोग्राफी पता होती है कि वो जहाँ पर रह रहे हैं, इकोलॉजी पता होती है, उनको टेरेन का आइडिया होता है, लेकिन सीआरपीएफ के जवानों को इतना टेरेन का आइडिया नहीं होता है। तो अभी बेसिकली न्यूज़ आई थी कि 22 सिक्योरिटी पर्सनल की डेथ हो गई है। तो यहाँ पर किया जा सकता है, तो यहाँ पर किया जा सकता है कि ऑपरेशनल क्वालिटी बढ़ाई जा सकती है। फॉर इंस्टेंस द रिपोर्ट फाउंड दैट देयर हैव बीन स्लिप अप्स इन सेटिंग अप टैक्टिकल रेस्टिंग साइट्स ड्यूरिंग ऑपरेशंस। जब ये लोग ऑपरेशन करते हैं, फॉर एग्जांपल जब कोबरा ऑपरेशन होता है तो रेस्टिंग साइट्स ही नहीं होती हैं। दिस ऑफ कोर्स लीव्स ट्रूप्स ओपन टू एम्बुशेस। तो यहाँ पर जो ट्रूप्स हैं उनको एम्बुशेस में जाना पड़ता है, जिसकी वजह से जो कैजुअलिटीज़ है वो बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पर ये फैक्टर ठीक किया जा सकता है कि रेस्टिंग साइट्स बढ़ाई जा सकती हैं, क्योंकि अभी डेथ 22 सिक्योरिटी पर्सनल की डेथ का केस आया। और यहाँ पर ऑथर ने बोला सीआरपीएफ में भी एक कमी है। जो सीआरपीएफ है वो क्या करती है, कभी कभी जो सिविलियंस है उनकी डेथ हो जाती है जब वो नक्सलाइट्स को टारगेट कर रहे होते हैं। तो सीआरपीएफ हैड किल्ड 17 पीपल फायरिंग यूनिलेटरली इन बीजापुर। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि दोनों तरफ से चीज़ें सही करने की ज़रूरत है। जो सीआरपीएफ है उसे एक ऐसी लीडरशिप की ज़रूरत है जो कि पर्सनल्स को लेकर एम्पैथेटिक रहे, कि उनकी जो जान है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और साथ ही जो भी वो हार्श सर्कमस्टांसेस को फेस करता है। और इक्वली ये भी ज़रूरत है जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है उनको सेंसिटाइज किया जाए कि अगर आप नक्सलाइट्स को टारगेट करो तो उनको ही टारगेट करो और डिफ्रेंशिएट कर सको कि कौन नक्सलाइट है और कौन यहाँ पर सिविलियन है। आगे चलते हैं, यहाँ पर पुलिस रिफॉर्म्स की बात की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाश सिंह केस में 2006 में बताया था कि क्या क्या पुलिस रिफॉर्म्स करने की जरूरत है, लेकिन उसके बाद भी आज तक पुलिस रिफॉर्म्स नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर कौन कौन सी पुलिस रिफॉर्म्स की बात है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। टू इनेबल ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर्स टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द प्रोफेशनल वर्क ऑफ क्राइम इन प्रिवेंशन। अब जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो क्राइम प्रिवेंशन पे अपना काम कर सकें, ना कि जो पावर में हैं उनके वो सिर्फ ऐसे उनके लिए ही काम करते हैं, ऐसा ना हो। तो इसके लिए पुलिस रिफॉर्म्स करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज तक पुलिस रिफॉर्म्स क्यों नहीं हो पाए, तो ऑथर ने ये बोला है क्योंकि जो लोग हैं वो आवाज़ नहीं उठाते हैं। तो जैसे कोई भी अगर क्रूअल रेप हो जाता, मर्सीलेस मर्डर हो जाता, तो लोग प्रोटेस्ट करने लगते हैं कि जल्दी से हमें जस्टिस चाहिए, लेकिन उसके बाद भी विच इनकरेजेस पॉलिटिकल पार्टी टू मेंटेन द स्टेटस को। तो यहाँ पर लोगों को आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि जो एम होना चाहिए वो सिटीजन सेंट्रिक पुलिसिंग का होना चाहिए। तो एक पहली बात सिटीजन सेंट्रिक पुलिसिंग होनी चाहिए। दूसरी बात ये जो भी पोस्टिंग्स होती है ऑफिसर इंचार्ज से लेकर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट तक, ये मेरिट पे बेस्ड होना चाहिए। इस बात पे बेस्ड होना नहीं चाहिए कि कौन सा पुलिस ऑफिसर जो है वो पॉलिटिकल पार्टी के ज़्यादा करीब है। तो करेंटली क्लोजनेस टू द रूलिंग पार्टी इज द सोल क्राइटेरिया, कि आप रूलिंग पार्टी के जितना करीब होगे उतनी जल्दी आपको प्रमोशन मिलेगा। तो वैसा नहीं होना चाहिए, मेरिट बेस्ड होना चाहिए। तो सिटीजन सेंट्रिक पुलिसिंग होनी चाहिए, मेरिट बेस्ड होनी चाहिए। तीसरी बात, जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो पॉलिटिशियंस को कल्टीवेट ना करें, इंस्टेड वो क्या करें, लोगों के इंटरेस्ट की तरफ देखें। और इसको दूर करने के लिए कोर्ट ने बोला था कि आपको एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड्स बनाने की ज़रूरत है। अब जो एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड्स होंगे वो डिसाइड करेंगे कि कौन सा पुलिस ऑफिसर की कहाँ पोस्टिंग होगी, कहाँ ट्रांसफर होगा, कहाँ प्रमोशन होगा। इसके अलावा यूपीएससी को इन्वॉल्व करने की बात की गई थी कि कोई भी आपको हेड का सिलेक्शन करना है स्टेट पुलिस फोर्सेस के लिए, तो वहाँ पर यूपीएससी का इन्वॉल्वमेंट होगा। तो यहाँ पर सिटीजन सेंट्रिक पुलिसिंग होनी चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पर एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड्स की बात की गई थी। तीसरी बात, यूपीएससी को इन्वॉल्व करने की बात की गई अगर आपको हेड ऑफ द स्टेट को सिलेक्ट करना है। कोर्ट ने इंसिस्ट किया था कि फिक्स टेन्योर होना चाहिए, कि आप ऐसे अपने विम्स एंड फैंसीज पे किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते, किसी को सस्पेंड नहीं कर सकते। यहाँ पर ज़रूरत है फिक्स टेन्योर की होने की। तो अदरवाइज देयर टेन्योर्स हैव बीन सॉलिडली डिपेंडेंट ऑन द प्लेजर और डिसप्लेजर ऑफ द रूलिंग पार्टी। The creation of security commissions at the center and in states as directed by the court would ensure robust policy making। तो यहाँ पर कोर्ट ने एक और बात की गई थी कि जो सेपरेशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर का और क्राइम इन्वेस्टिगेशन को उसको अलग अलग कर देना चाहिए, कि लॉ एंड ऑर्डर को अलग अलग पुलिस ऑफिसर्स देखें और क्राइम इन्वेस्टिगेशन को अलग पुलिस ऑफिसर्स देखें। क्योंकि स्टेट ऑफ पुलिस इन इंडिया रिपोर्ट 2019 के द्वारा ये बात पता चली थी जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो बहुत ज़्यादा ओवरवर्कड हैं, वो लगभग एक दिन में 14 घंटे से ज़्यादा काम करते हैं। और एक और पुलिस रिफॉर्म की बात की गई थी, वो ये कि कंप्लेंट अथॉरिटीज़ बनाने की ज़रूरत है। कंप्लेंट अथॉरिटीज़, तो सच इम्पार्शियल एंड इंडिपेंडेंट कमिटीज़ आर मेंट टू इंक्वायर इनटू एलिगेशंस, की कोई भी पुलिस मिसकंडक्ट के बारे में किसी भी सिटीजन को देना हो तो वो कंप्लेंट अपनी कर सकता है। तो कंप्लेंट अथॉरिटीज़ बनाने की ज़रूरत है। लेकिन उसके बाद भी ये प्रकाश सिंह जजमेंट में जो भी रिफॉर्म्स की बात की गई थी वो रिफॉर्म्स आज तक नहीं लिए गए हैं। आगे चलते हैं हम।
अब यहाँ पर जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो हैं, तो कनाडा में इलेक्शंस हुए थे, 2 साल इलेक्शंस पहले ही करा दिए गए थे। तो यहाँ पर जो उनके प्राइम मिनिस्टर, उनको मेजॉरिटी नहीं मिल पाई है, लेकिन हाँ सबसे ज़्यादा उन्हीं को वोट्स मिले हैं। तो सबसे ज़्यादा उन्होंने सीट्स जीती, लेकिन उसके बाद भी उनको मेजॉरिटी नहीं मिल पाई। तो प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो पॉलिटिकल गैम्बल फेल टू पे ऑफ मंडे। उन्होंने 2 साल पहले इलेक्शन करा दिए। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनकी अप्रूवल रेटिंग ज़्यादा है और वो जीत जाएंगे, लेकिन इस बार भी वो ऐसे मेजॉरिटी से तो नहीं जीत पाए। द आउटकम ऑफ द पोल्स लीव जस्टिन ट्रूडो इन अ फैमिलियर सिचुएशन। अब उनको लॉस पास करने के लिए फिर से क्या करना पड़ेगा, जो ऑपोजिशन के मेंबर्स हैं उनका सपोर्ट जीतने की जरूरत है, तभी वो कोई भी बिल पास कर पाएंगे। आगे चलते हैं। अब जो बाइडेन है, उन्होंने यूएन में क्या क्या बातें बोली हैं तो हम देखते हैं। तो प्रेसिडेंट जो बाइडेन यूज्ड हिज फर्स्ट एड्रेस बिफोर द यूएन जनरल असेंबली। सबसे पहले उन्होंने ये बोला है कि कोविड-19 के चैलेंज में कोऑपरेशन की ज़रूरत है, पैंडेमिक, क्लाइमेट चेंज में कोऑपरेशन की ज़रूरत है और ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ में कोऑपरेशन की ज़रूरत है। अब यहाँ पर यूनाइटेड नेशन ने क्या किया, अफगानिस्तान से बाहर निकल गए। तो उन्होंने बोला कि ये डिसीजन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हर चीज़ आप वॉर से ठीक नहीं कर सकते, कुछ चीज़ आपको डिप्लोमेटिकली ठीक करने की ज़रूरत होती है। तो द प्रेसिडेंट नोटेड हिज डिसीजन टू एंड अमेरिकाज लॉन्गेस्ट वॉर इन अफगानिस्तान एंड सेट द टेबल फॉर इट्स एडमिनिस्ट्रेशन टू शिफ्ट यूएस अटेंशन टू इंटेंसिव डिप्लोमेसी। अब वो डिप्लोमेसी से काम करेंगे, इससे पहले जो वो वॉर से काम करते थे। तो एंड एज वी क्लोज दिस पीरियड ऑफ रिलेंटलेस वॉर वी आर ओपनिंग अ न्यू एरा ऑफ रिलेंटलेस डिप्लोमेसी। तो अब उन्होंने जब वॉर खत्म कर दिया और अब डिप्लोमेसी से कोशिश करेंगे चीज़ें ठीक हो सके। बाकी फ्रांस के साथ उनका जो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, तो फ्रांस उनसे नाराज़ है, ये सारी बातें ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हम नहीं देखेंगे। चाइना के साथ जो भी उनके रिलेशंस खराब हैं, तो उन्होंने बोला हम कोई भी नया कोल्ड वॉर नहीं चाहते। तो वी आर नॉट सीकिंग अ न्यू कोल्ड वॉर और अ वॉर डिवाइडेड इनटू रिजिड ब्लॉक्स। आगे चलते हैं। यहाँ पे तालिबान ने अपना कैबिनेट एक्सपेंड किया, लेकिन उसके बाद भी विमेन को अपॉइंट नहीं किया, तो ये लोग नहीं सुधरने वाले, इनको कुछ भी बोला जाए। आगे चलते हैं। हवाना सिंड्रोम। तो हवाना सिंड्रोम बेसिकली ये है, तो क्यूबा की कैपिटल है हवाना। तो यहाँ पर यूएस के कुछ ऑफिसर्स गए थे, तो वहाँ पर उन्हें बहुत अजीब सी फीलिंग आई, जैसे कि उनको डिजीनेस फील होने लग गया। तो सम 200 यूएस ऑफिशियल्स एंड फैमिली मेंबर्स हैव बीन सिकन्ड बाय हवाना सिंड्रोम, अ मिस्टीरियस सेट ऑफ एलिमेंट्स जैसे माइग्रेन्स, नोजिया, मेमोरी लैप्सिस, डिजीनेस। तो इसको ही हवाना सिंड्रोम बोला गया। तो यूएस एम्बेसी के साथ ये लगभग 2016 में हुआ था। आगे चलते हैं। यहाँ पर अब रियल रिटर्न्स नेगेटिव। तो यहाँ पर स्टेट बैंक ने अपनी रिपोर्ट निकाली, उसमें ये पता चला जो रियल इंटरेस्ट रेट है वो नेगेटिव मिल रहा है लोगों को, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा, फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन 6% है और इंटरेस्ट रेट सिर्फ 2% का ही मिल रहा है, तो यहाँ पर 4% की तो कमी आ रही, तो लोग बैंक में अपना पैसा क्यों रखेंगे। इसलिए लोगों का शिफ्ट देखा जा रहा है कि वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो करंटली जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो 5% से ऊपर है, लेकिन 1 ईयर टर्म डिपॉजिट देखो तो वो 5% से कम है। तो इसलिए नेगेटिव रिटर्न मिल रहा है लोगों को डिपॉजिट पे, जिसके कारण वो म्यूचुअल फंड से स्टॉक मार्केट में शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन जो लोग पेंशन पर डिपेंडेंट होते हैं उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा है सस्टेन करना, क्योंकि वो सिर्फ पेंशन पर डिपेंडेंट हो, तो उसमें जो इंटरेस्ट होता है उस पर डिपेंडेंट होते हैं। आगे हम चलते हैं। अब अमोनियम नाइट्रेट की वजह से बेरूत लेबनान में एक्सप्लोजन हो गया था। तो अब इंडियन गवर्नमेंट भी इस चीज़ को लेकर सीरियस हो गई कि अमोनियम नाइट्रेट को ठीक से हैंडल किया जाए। तो गवर्नमेंट ने रूल्स अमेंड कर दिए हैं कि अमोनियम नाइट्रेट को कैसे स्टोर किया जा सकता है, कैसे हैंडल किया जा सकता है। तो आपको बेरूत लेबनान पता होना चाहिए, यहाँ पे एक्सप्लोजन हुआ था लास्ट ईयर। अब रूल्स ने रिक्वायर किया जो अमोनियम नाइट्रेट है उनको आप सिर्फ स्टोरेज हाउसेज, जो पोर्ट्स स्टोरेज हाउसेज है उससे लगभग 500 मीटर दूर रखने की ज़रूरत है, ताकि सेफ वो रहे। अब एनसीएलटी ने क्वेश्चन किया सक्सेस फी फॉर रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स। तो आपको ये पता होगा आईबीसी के अंदर रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स अपॉइंट होते हैं। तो यहाँ पर जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स हैं वो कुछ ऐसे सक्सेस फीस लेते हैं कि जो भी आपकी उन्होंने रिकवरी कराई उसमें से लगभग 0.1 से लेकर 1% तक पैसे ले लेंगे। तो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल एंड एजेंसीज हायर्ड बाय देम टू असिस्ट इन मैनेजमेंट ऑफ रिजोल्यूशन प्रोसीडिंग्स इन सम केसेस चार्ज सक्सेस फी कंटिजेंट एज अ सक्सेसफुल रिजोल्यूशन। तो यहाँ पर एनसीएलटी में ये जजमेंट दिया गया जो सक्सेस फी है वो आईबीसी का पार्ट नहीं है, तो नॉट पार्ट ऑफ आईबीसी एनसीएलटी क्वेश्चन सक्सेस फी फॉर आरपीज। आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आए। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।